दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग पर। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स बहुत करीब हैं और आप यहाँ पर हमारे साथ सीखते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ओके, आज मैं आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाने वाला बल्कि आपको मैं सिखाने वाला हूँ फिजिक्स के कुछ फंडे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आज से हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले हैं। हम वो क्वेश्चंस स्टडी करने वाले हैं, वो क्वेश्चंस देखने वाले हैं, वो डेरिवेशन करने वाले हैं, वो परिभाषाएं देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज से लेकर के हम लोग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 धीरे धीरे एक एक चैप्टर को हर दिन हम लोग कवर करेंगे और केवल वही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होंगे। और एक बार मैं आपसे वादा करता हूं कि भाई अगर आपने ये सारी क्लासेस देख ली तो 90+ जो पेपर होगा आपका, 90% से अधिक पेपर आपका केवल और केवल इन्हीं टॉपिक्स से मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की थी तो अब आपको तैयारी करने की जरूरत है। हाँ, इसके लिए आप पहले से पढ़ रखे हैं तो ही आपको ये क्लास समझ में आएंगी। अगर आपने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ रखा है फिजिक्स में तो आपको प्रॉब्लम तो होगी ही, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो लाभ तो मिलेगा ही। ठीक है, तो हम आज से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग कमर कसते हैं और आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आए तो भैया इसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम लोग यहां पर करने वाले हैं, वो भी आज से। जो भी हमारे पास है, जितना भी समय है, 25-30 दिन, हमारा जो फिजिक्स का पेपर है शायद 3 मार्च को पड़ेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए हमारे पास समय है। उस समय में हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं और मैंने यहां पर डाल दिया है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2023। क्या क्वेश्चंस होंगे मैं अभी वो बात नहीं करने वाला हूं, मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, आपको मैं डेरिवेशन सिखाने वाला हूं, आपको छोटी छोटी परिभाषाएं मैं बताने वाला हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में आज चैप्टर नंबर 1 हम लोग फिनिश करेंगे। ऐसे ही हर दिन हम लोग एक एक चैप्टर के डेरिवेशन परिभाषाएं जो इंपॉर्टेंट होंगी वो हम लोग पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और हां, एग्जाम के 2 दिन पहले हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। एक तरीके से मैं अपना मॉडल पेपर आपको देने वाला हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं अगर आप ये सारी क्लासेस हमारे साथ देखते रहेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम में, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। यहां पे डाल देते हैं चैप्टर 1। आज हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं? चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई हम लोग केवल वही डिस्कस करेंगे, ज्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे, जो भी बवाल है उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल्स पर भी आएंगे, डोंट वरी, लेकिन अभी हम लोग थ्योरी और डेरिवेशंस देखेंगे, बाद में न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको साथ ही में देता रहूंगा। आज मैं आपको न्यूमेरिकल क्लास नहीं दे पाऊंगा, न्यूमेरिकल क्लास अलग आ जाया करेगी, डोंट वरी। बस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर देना यार, पसंद आ जाए तो। ठीक है, सबसे पहले आपको जो पढ़ना है इस चैप्टर में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं फालतू की बात नहीं करने वाला हूं। ठीक है, मैंने बहुत बकवास की है बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से यूट्यूब से दूर था, इसलिए से डोंट वरी। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सबसे पहले ये जानकारी आप ले लेना। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर नहीं भी आएगा यार तो इसकी जरूरत हमें कई डेरिवेशन में करने जरूरत पड़ती है, डेरिवेशन करते समय हमें जरूरत पड़ती है, तो इसको तो हमें तैयार करना ही होगा, डोंट वरी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है तो हमें पता होगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय जिसके 2 सिरे हों और दोनों सिरों पर बराबर आवेश हो। इधर Q है तो इधर भी Q है, लेकिन विपरीत प्रकार का आवेश हो, इधर माइनस का है तो इधर प्लस है। ठीक है, बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अगर किसी भी निकाय पर दोनों सिरों पर स्थित हों तो उस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब इस वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश ले लो, 2 आवेश होते हैं, उसमें से कोई एक आवेश ले लो Q, कोई आवेश बिना चिन्ह के ले लीजिए,
और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी हो वो दूरी ले लीजिए। अभी हम इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2l मान करके चलते हैं, क्योंकि द्विध्रुव को आगे चल करके हमें दो या दो से अधिक नॉर्मली दो ही भागों में विभाजित करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर वाली दूरी को l मान लेते हैं, इधर वाली दूरी को l मान लेते हैं, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो टोटल लंबाई हम 2l मान करके चलेंगे। ठीक है, तो भैया दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l, का जो गुणनफल होगा, आवेश और दूरी के का जो गुणनफल है, इसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, जिसे हम P से व्यक्त करने वाले हैं। इसका मतलब है जो P होगा वो 2QL होगा। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, बहुत सारी बुक्स में आपको केवल Q इंटू L मिलेगा, बहुत सारी बुक्स में केवल Q इंटू D दिखेगा। ठीक है, तो आप घबराना नहीं, वो भी सही होगा। अगर आप इस पूरी लंबाई को केवल L मानते हैं तो Q इंटू L हो जाएगा। अगर आप इस पूरी लंबाई को केवल D मानते हैं, D दूरी मानते हैं इन दोनों आवेशों के बीच की, तो Q इंटू D हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या माना है, 2L। क्यों, हमें बांटना पड़ता है तो L L में बांट देंगे। अगर आप D मानते हैं, सिर्फ D मानते हैं, तो भैया आपको बांटना जब पड़ेगा तो आप इधर D/2 करोगे, इधर D/2 करोगे, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। इस वजह से हम लोग 2L मान करके चलते हैं, सबसे अच्छा सरल तरीका है, आप लोग मान करके चलिए। ओके, सो मैंने क्या बताया है, मैं अभी L मान करके 2L इसकी लंबाई टोटल में मानता हूं। तो मैंने ये बताया आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, परिभाषा लिखना है तो लिख लेना। और मैं एक बात बता देता हूं, मेरे पास नोट्स हैं और आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, मैं पीछे नीचे लिंक दे दूंगा। और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे देता हूं, उसे भी ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, पूरे डेरिवेशन लिखे हुए मिल जाएंगे। और आपने अगर तैयारी की है, पढ़ाई की है, तो आपके पास लिखा तो होगा ही, नो प्रॉब्लम है। अगर लिखा है तो नो प्रॉब्लम। अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल क्या है भैया, टेलीग्राम में जाइए, आप सर्च करिए आर्या कोचिंग, ARYA, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ARYACOACHING। ठीक है, अगर आप आर्या कोचिंग सर्च करेंगे वहां पर चैनल दिख जाएगा, जो लोगो आपको यूट्यूब पर दिख रहा है यही लोगो आपको वहां पर मिल जाएगा। उस चैनल पर जाएंगे, आपको सारी की सारी चैप्टर्स की PDF आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी अगर फॉलो करना चाहते हैं तो भाई ARYA ARYA_SIR सर्च करिए, आपको हमारा अकाउंट मिलेगा, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है यार, फॉलो कर लो। ठीक है, बहुत कम फॉलो हो रहे हैं अभी, मेरा डस्टर भाई। चलो ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको, ये मिटा देते हैं, आप लोग जान गए। सुनिए, मैंने ये बोला है कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोल रहे हैं, जिसे P से व्यक्त करते हैं। P बराबर में 2QL, नो प्रॉब्लम। आपको अगर ये बात पता हो गई है तो इसके बाद में आपको क्या जरूरत पड़ेगी, जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, भैया ये देख लो, पढ़ते रहो। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस देखते रहना है, पढ़ते रहना है। PDF आपके पास होगी, PDF से आप दोबारा रिवीजन कर सकते हो, वीडियो देख करके भी दोबारा रिवीजन कर सकते हो। और एक बात है भाई, तुमने लिखा तो होगा ही, कॉपी में लिखा होगा, नो प्रॉब्लम, उससे भी रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं जो समझा रहा हूं बस समझते रहिए। मैं अब आपको बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। क्या, एक समान, मैं हेडिंग लिख देता हूं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला क्या भैया, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का भैया हमें फार्मूला ज्ञात करना है। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कब लगेगा, वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कब लगेगा, जब उसे वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा। ठीक है, अब जरा हम क्या करेंगे भैया, वैद्युत क्षेत्र हम ले लेते हैं, मान लिया किसी भी एक डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है, ये हमने वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन दिखा दिया है कि वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये है। ठीक है, देखो अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है ना, तब भी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पहली क्लास है यार, तो कुछ नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको समझ में आएगा, नो प्रॉब्लम भाई। और अगर पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, रिवीजन में पूरा आपको करवाने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और मैं
बता रहा हूं आपको, सच में बता रहा हूं, मैंने बहुत कोशिश करके, बहुत छानबीन करके हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, इन क्वेश्चंस से बाहर के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेंगे। सब इन्हीं क्वेश्चन से ही के अंदर ही हमारी जितने भी क्लासेस होंगी 15-20 दिन की, ये क्लासेस अगर आप देख के जाते हैं, इन्हीं क्लासेस से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं ये वादा कर रहा हूं 90% से ज्यादा क्वेश्चंस सब इन्हीं क्लासेस से होंगे। ठीक है, चलो आइए, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है ये इस दिशा में, और इस वैद्युत क्षेत्र में भाई हम रख देते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव, जिसको बिल्कुल समांतर ना रख करके वैद्युत क्षेत्र के किसी एंगल पर रख देते हैं। ठीक है, अब भाई ध्यान से देखो किस एंगल पर रख दिया है, मैंने मान लिया थीटा कोण पर रख दिया इसको। कितना, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये है, वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से रखा है, यहां पर -q आवेश है, यहां पर +q आवेश है। ठीक है, नाम दे देते हैं, चलो इसका नाम दे दिया A और इस सिरे का नाम दे दिया B। बात क्लियर है। इस द्विध्रुव की लंबाई को हम लोग अभी तक क्या माने हैं, हमने बताया था 2L मानते हैं, तो भैया 2L मान लीजिए आप। द्विध्रुव की लंबाई क्या है, 2L है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बलाघूर्ण एक्चुअल में होता क्या है, बलाघूर्ण क्या होता है, तो बलाघूर्ण को भाई हम टाउ से व्यक्त करते हैं, पहली बात याद रखिए। बलाघूर्ण होता क्या है, अब जरा समझिए। वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत ध्रुव पर आवेश है, आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर बल लगता है, मतलब ये आवेश है तो इस पर भी एक बल लगेगा, और ये आवेश है माइनस का, इस पर भी एक बल लगेगा। जब दो बल लगते हैं तभी बलाघूर्ण लगेगा, एक बल कभी बलाघूर्ण उत्पन्न नहीं करता, ये आप याद रखिएगा बात। ठीक है, यहां पर दो बल लग रहे हैं, दोनों बल लग रहे हैं और विपरीत दिशा में लग रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, प्लस वाले आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, इसी दिशा में बल लगेगा, ये रहा हमारा वैद्युत बल। ठीक है, और माइनस आवेश पर जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, यहां पर जो बल लगेगा वो इस तरह से लगेगा भाई। अब ये दोनों बल एक जैसे, मान लो यार सोचो, ये वस्तु रखी है, इस पर एक बल इधर लगे एक बल इधर लगे, तो ये घूमने का प्रयास करेगा। ठीक है, मतलब बलाघूर्ण यही लगाएंगे, ये दोनों बल मिला करके बलाघूर्ण आरोपित करेंगे। तो बलाघूर्ण को हम टाउ से व्यक्त करते हैं। बलाघूर्ण क्या होता है, दोनों बलों में से कोई एक बल ले लो, कोई एक बल, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ले लो। दोनों बलों के बीच की दूरी की हम बात नहीं कर रहे, एक बल ये है एक बल ये है, इनके बीच की दूरी तो 2L हो जाएगी, नहीं ये हमें नहीं चाहिए, इनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी चाहिए। लंबवत दूरी मतलब देखो, इस बल की क्रिया रेखा क्या है ये, और इस बल की क्रिया रेखा है ये, तो इस रेखा और इस रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये है इस बल की क्रिया रेखा और ये है इस बल की क्रिया रेखा, और इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है सीधी, ये दूरी हमें चाहिए। तो ये अगर हम दूरी ले लें, लंबवत दूरी, दोनों बलों में से कोई एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी का अगर हम गुणनफल कर लें तो उसी को हम बोलते हैं क्या, टाउ, मतलब बलाघूर्ण। ओके, अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना जरा। इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं यार सी, ABC। ओके, बल कितना लगेगा भाई, बल वैद्युत क्षेत्र के पदों में बल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो आज से याद कर लो। कभी आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा पढ़ी होगी तो वहां पर फॉर्मूला पढ़ा होगा E=F/Q या Q0। ठीक है, अरे Q ही रख लेते हैं यार। ठीक है, तो यहां पर अगर आप F निकालोगे तो क्या होगा, F बराबर में Q × E। तो जब भी हम वैद्युत बल का फार्मूला पूछूं किसके पदों में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में, तो आपको यह बताना है। बार बार मैं पूछूंगा आपको, यार लाइव नहीं है, आप लोग नहीं बता पाओगे, मुझे याद रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको मन में बता लेना एक बार। ठीक है, F बराबर में Q × E। ओके, चलो, तो इस पर जो बल लग रहा है, सबसे पहला हमें बल निकालना है, लंबवत दूरी निकालना है, फिर दोनों गुणा कर लेंगे, वही बलाघूर्ण होगा। सिंपल बात है हमारे पास। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना यार, बल कितना है, F बराबर में Q × E। ठीक है, ये वाला कहो या ये वाला, दोनों बराबर ही आवेश हैं, तो दोनों पर बल तो बराबर ही लग रहा होगा। डायरेक्शन केवल एक इधर है एक इधर है, लेकिन बल तो बराबर होंगे, मात्रा में बल दोनों बराबर है। F बराबर में Q × E, एक चीज हमें मिल गई। लंबवत दूरी ले लो, लंबवत दूरी मैंने बात की है BC अगर आपको ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करोगे, आपने हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री या 8th की ट्रिग्नोमेट्री या 9th की ट्रिग्नोमेट्री भी अगर आपने पढ़ी है भाई, तो आपको पता होगा कि लंब ये निकालना, ये एंगल थीटा ये है, तो ये हुआ लंब और ये हुआ कर्ण। लंब निकालना है, कर्ण दिया है, लंब और कर्ण से रिलेटेड हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, वो होता है साइन। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे भाई, साइन थीटा।
साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है भाई? BC। क्या है? BC। और कर्ण क्या है जरा बताइए? 2L, या फिर AB कहो। AB की लंबाई क्या है? 2L लिख दो यार। ठीक है, हमें चाहिए क्या? लंबवत दूरी, मतलब BC चाहिए। BC निकाल लो, 2L को इधर कर दो, तो भाई BC इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2L इंटू में साइन थीटा। ओके, ठीक है। बाहर के बच्चों की आवाज आ रही है क्या? आने दो यार, यहाँ पर ऐसा ही सिस्टम रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आपको पढ़ाते रहेंगे फिर भी। ठीक है, थोड़ा बहुत सहते रहना यार, क्या बताएं, अब सिस्टम ही नहीं है। स्टूडियो मेरा कोई इतना अच्छा नहीं है जहाँ पर हम बना सकें, जानते हो यार। ठीक है, आप लोगों की दुआ रही तो भौकाली स्टूडियो होगा एक दिन। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बस सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, BC बराबर में क्या है? 2L साइन थीटा। बल क्या है? F निकाल लिया। BC हमने लंबवत दूरी निकाल ली। ओके, अब निकाल लेते हैं यार बल आघूर्ण। बल आघूर्ण भैया नीचे दिख रहा है ना? दिखना चाहिए यार वैसे। ठीक है, बल आघूर्ण टाउ बराबर में क्या है? F इंटू में BC। लंबवत दूरी को क्या बोल रहे हैं? BC। ओके, सो भैया टाउ बराबर में F कितना है? Q इंटू E। Q इंटू E। और BC कितना है? BC कितना है भैया? हमारे पास 2L साइन थीटा है, सो 2L साइन थीटा। यार इतना देखते ही ना दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए, तो बजी नहीं है तुम्हारे दिमाग में, बज गई होगी। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके दिमाग में बज चुकी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके दिमाग में नहीं बजेगी। अभी मैंने बताया था एक फार्मूला वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का, क्या था? P बराबर में 2QL। क्या था भाई? 2QL। अभी इससे पहले मैंने यही बात की है, P बराबर 2QL के। भैया यहाँ पर 2 दिखा, यहाँ पर QL दिखा, यहाँ पर L। 2QL अलग कर लो आप। क्या? 2QL को अलग कर लिया, 2QL अलग हो जाएगा तो क्या बचेगा? E साइन थीटा। ओके, 2QL को आप क्या लिख सकते हो? P। ये क्या होता है? P। तो इसलिए हम कह सकते हैं टाउ बराबर P E साइन थीटा। और यही है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, टाउ बराबर PE साइन थीटा। भाई बहुत अच्छा है, सरल है, हलवा है, कुछ भी नहीं है, आराम से कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके मेरी बातों को समझना है, बहुत आसानी से आप सीख जाओगे भैया। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए आप, नो प्रॉब्लम। मैं आपको सब कुछ सिखा। अभी बता दे, अगर ये पूछ दे भाई कि अधिकतम बल आघूर्ण कब लगेगा, तो देख लो यार, साइन थीटा का मान अधिकतम कब होता है? 90 डिग्री पर। तो जब लंबवत रखा होगा द्विध्रुव तो अधिकतम बल आघूर्ण होगा, जब समांतर रखा होगा द्विध्रुव तो न्यूनतम बल आघूर्ण होगा या 0 बल आघूर्ण होगा। समझ पाए? ओके, अगर समझ गए तो भाई आगे बढ़ते हैं। इस डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट भाई लेना है तो ले लो, ले लो, ले लो। ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं, हटा दे। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हमें जो डेरिवेशन देखना है, देखो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला है उसको हमें अब देखना है। लेकिन भाई हम दोनों नहीं बताने वाले हैं, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन लूंगा मैंने बताया जो आपके लिए जरूरी है, और मैं केवल और केवल वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति की तीव्रता, मतलब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बस वो फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, निरक्षीय स्थिति वाला, अक्षीय वाली नहीं। ठीक है, वो मुझे लग रहा है हाँ, लेकिन आपको एक बार रिवीजन कर लेना है यार। कॉपी उठाओ अपनी, देख लो, जिन्होंने पढ़ा है वो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है यार फिर भी पढ़ लेना। ठीक है, PDF में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहां पर मैं केवल वही बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की मैं अगला डेरिवेशन कौन सा करने वाला हूं, मैं बता रहा हूं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय, भैया निरक्षीय को कभी कभी लिख देता है लंब समद्विभाजक। क्या बोलता है? लंब समद्विभाजक। ठीक है, स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। भाई ये वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय मतलब लंब समद्विभाजक स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं अब। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना। चलो देखिए, इसमें क्या करना है, एक वैद्युत ध्रुव लेना है भाई, जो अभी लिया था, जैसा अभी लिया था। एक वैद्युत ध्रुव है, नाम आप दे सकते हैं A B, आवेश दे सकते हैं -Q और +Q। ठीक है, आवेश दे दिए। इसका मध्य बिंदु आप मान सकते हैं O। इधर वाले
इधर वाले भाग की लंबाई l है, इधर वाले भाग की लंबाई l है, टोटल लंबाई 2l है। ये अभी तक हम मान रहे हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब है इधर ये पॉइंट। अच्छी की बात करेंगे तो ये होता है, उसके लिए मैं डेरिवेशन आपको बता नहीं रहा हूं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सारे वीडियोस हमारे यार ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वहां से पढ़ सकते हो, लेकिन आपके लिए जो जरूरी है मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया P। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? फंडा पहले समझ लो, फंडा पूरा पहले क्लियर कर लो, उसके बाद में हम लगाना शुरू करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से समझना जरा। मैं क्या करने वाला हूं भाई, बी बिंदु एक ये आवेश है, ये वैद्युत क्षेत्र यहां पर कुछ बनाएगा, इसके कारण यहां पर कुछ वैद्युत क्षेत्र बनेगा, इसके कारण ये वाला आवेश, इसके कारण भी यहां पर कुछ वैद्युत क्षेत्र बनेगा। दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालिए और उन दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा उन दोनों का परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए। मतलब इसके कारण कुछ बना, इसके कारण कुछ बना और दोनों का योग कर लिया, कुल वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली योग नहीं होगा, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर आपको प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी पता होनी चाहिए। पता करते हैं। ये दूरी हमारी L है और ये मान लेते हैं मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी है R। अगर ये R है, ये L है, तो ये जरा बता दो क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, लंब आधार तो कर्ण क्या होगा? कर्ण बराबर होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सिंपल है। इसी प्रकार अगर मैं माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कहूं तो क्या हो जाएगा? यही है L, ये भी है, ये भी R है, तो ये बराबर दूरियां होंगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको ये बात तो समझ में आई होगी। ओके, मेरा मार्कर कहाँ गया भाई? दूसरा वाला। हाँ, ध्यान से देखो, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछ देना तो यहां पर ये बता देना, E = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/R स्क्वायर। यहां पर Q होता है वो आवेश जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र आप ज्ञात करना चाहते हैं, और R होता है उस बिंदु की दूरी जहां पर आप वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। चलो, तो हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालें और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालें। क्या आप बता सकते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश तो दोनों बराबर ही हैं, लेकिन विपरीत प्रकार के हैं बस भाई। दूरियां भी बराबर हैं, इससे इसकी, इसके इसकी, तो वैद्युत क्षेत्र जितना ये बनाएगा यहां पर उतना ही ये बनाएगा, बस डायरेक्शन का गड़बड़ होगा। हम मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो है EA, वैद्युत क्षेत्र को E से लिखते हैं, और EA मतलब A के कारण और EB मतलब B के कारण, दोनों ही वैद्युत क्षेत्र बराबर होंगे EA और EB। कितना होगा? तो ये फॉर्मूला लगाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/R स्क्वायर। यार R दूरी कितनी है? ये है, ये रख लो, बात ही एक ही है। और जब आप स्क्वायर किसी का करते हैं तो रूट तो खत्म हो जाता है, तो आपके पास में आएगा केवल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। रूट खत्म भाई, क्योंकि R स्क्वायर होता है ना, R स्क्वायर होता है, इसका आप स्क्वायर करेंगे, दूरी का स्क्वायर, तो ये दूरी है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, EA का जो डायरेक्शन होगा जरा आप ध्यान से देखो, EA और EB बी वाले के कारण, मतलब प्लस क्यू आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है, अब ध्यान से देखना, प्लस आवेश है अगर कहीं पर तो उसका वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, और अगर कहीं पर माइनस का आवेश है तो उसका वैद्युत क्षेत्र भीतर की ओर होता है। तो यार ये है प्लस का आवेश, इसका वैद्युत क्षेत्र P में जो बाहर की ओर होगा, इस तरह से ये होगा EB का डायरेक्शन, सही है। ओके, यहां पर अगर आप देखेंगे तो माइनस क्यू आवेश है तो इसका वैद्युत क्षेत्र इसकी ओर होगा, भीतर की ओर होगा। ये है भैया EA का डायरेक्शन, बात क्लियर है। हाँ, अब EA और EB का परिणामी बल आप अगर निकालना चाहते हैं, परिणामी मतलब वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? क्षैतिज। ध्यान से देखो, अगर कोई इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है तो इसका क्षैतिज घटक ये हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर ये, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, क्षैतिज मतलब समांतर, ठीक है। अगर इस तरह से कोई वैद्युत क्षेत्र है तो इसका क्षैतिज ये हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर ये हो जाएगा, ओके। तो यहां पर आइए, EB का क्षैतिज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, ओके, तो ये भैया थीटा होगा, और जिधर थीटा होता है उसका जो घटक हो जाता है, जैसे मैं अगर बता दूं कि ये EB है, तो EB अगर ये है तो यार सिंपल बात है, ये अगर ये थीटा होगा तो
ई बी कॉस थीटा ये हो जाएगा और ई बी साइन थीटा ये हो जाएगा। और अगर ये थीटा हुआ ये वाला नहीं तो ये ई बी कॉस थीटा हो जाएगा, ये ई बी साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो अगर जिधर थीटा होगा उधर भैया कॉस आता है बस। तो ये हो जाएगा क्या, ई बी साइन थीटा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा ई बी कॉस थीटा। ओके, इसी प्रकार मैंने किसका ये घटक किया है, ई बी के घटक किए। अब ई ए के जरा घटक करिए। ई ए कुछ इस तरह से है, काहे गिरे जा रहे हो भाई। ओके, ई ए आप जरा ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से है, इस तरह से। तो इसका क्षैतिज ये, ऊर्ध्वाधर ये, क्षैतिज ये। तो ई ए का जो आप क्षैतिज घटक देखोगे तो ये होगा सेम इसी के डायरेक्शन में, और ऊर्ध्वाधर घटक ये होगा नीचे की ओर। मैं इससे बना देता हूं दूसरे कलर से, ठीक है। क्षैतिज वाला क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में। और ये वाला ई ए साइन थीटा। यार ई बी साइन थीटा, ई ए साइन थीटा, देखो ई ए और ई बी बराबर है, तो ई बी साइन थीटा, ई ए साइन थीटा भी बराबर होंगे। बराबर है और विपरीत दिशा में है तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, खत्म हो जाएंगे, इनका मतलब ही खत्म, बेकार हो गई है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ई बी साइन थीटा, ई ए साइन थीटा दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे भाई, निरस्त कर दिए। अब बचा कौन, ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा। ये क्या विपरीत दिशा में, नहीं, तो ये सेम डायरेक्शन में। जो सेम डायरेक्शन में होते हैं वो निरस्त नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो अगर मैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालूंगा, कुल वैद्युत क्षेत्र जो ई होगा हमारा, केवल ई जिसे कहेंगे, वो हमारा इनसे तो लेने देना नहीं है, तो खत्म हो गए। बचा है हमारा केवल ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा। बस इन दोनों को अगर मैं जोड़, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में इसलिए जुड़ रहा है, विपरीत डायरेक्शन में होते हैं ये भी खत्म हो जाते हैं, ये भी जीरो हो जाते हैं, ये खत्म हो गए, ये वाले भैया जोड़ लेंगे, कुल वैद्युत क्षेत्र बस इतना होने वाला है। अब जरा ध्यान से देखना, यहीं पर आपको ध्यान से देखना है। ई ए और ई बी दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं यार ई बराबर में 2EA cos थीटा। अरे यार ई बी को ई ए कह ही सकते हो, तो ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा तो 2EA cos थीटा, या फिर 2EB cos थीटा, जो भी आपका मन है वो रख लो। ई ए क्या वैल्यू क्या है, ये रख दो भाई, जरा रखो। दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। ब्लैक मार्कर से लिखूं, मेरे ख्याल से ये शायद आपको ना दिख रहा हो, इस वजह से। चलो E इक्वल टू 2 लिखा, ई ए क्या है, वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ओके, इनटू में cos थीटा। भाई cos थीटा कैसे निकालोगे यार, इसमें आओ जरा, इस ट्रायंगल की बात करो, OBP, इस ट्रायंगल की बात करो, थीटा ये है। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आपको पता होगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है L, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसमें आधार क्या है ये L, और कर्ण क्या है, कर्ण ये जिससे हम ये बोल रहे हैं क्या, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ओके। अच्छा आपको कुछ दिखा, क्या दिखा, घंटी बजी, फिर वही घंटी बजनी चाहिए, 2QL ऊपर मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन को अलग करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको अलग रखा करो हमेशा, ठीक है। इनटू में ऊपर क्या दिखा, 2QL, इकट्ठा कर लिया जरा इनको, ठीक है। नीचे में क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इनटू में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। भैया रूट का मतलब होता है घात 1/2, ठीक है। ये घात 1, ये घात 1/2, दोनों जुड़ जाएंगे 3/2, 1 और 1/2 जब जुड़ता है 3/2 हो जाता है, घात 3/2 हो जाएगी। तो E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2QL को क्या लिख सकते हैं, P, मैंने बताया आपको, ठीक है। अपान में ये होने वाला है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात कितनी, 3/2, एक ये 1/2 ये जुड़ गई 3/2, ठीक है। अब यहां पर एक एजम्पशन लेते हैं हम लोग, क्या, यदि L स्क्वायर जो है बहुत छोटा हो R स्क्वायर की तुलना में, तो L स्क्वायर को हम नगण्य मान लेते हैं, क्या, नगण्य, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है लगभग, ठीक है, 0 के बराबर। और अगर L स्क्वायर 0 हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, जरा ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में P अपान में R स्क्वायर, L स्क्वायर तो खत्म है, R स्क्वायर की घात 3/2, घात 3/2, ये यार घात 2 खत्म हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू में P अपान आर क्यूब, और ये आपका बढ़िया सुंदर सा फार्मूला आपके सामने निकल के आ गया। ठीक है, तो ये है वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और इजी होता है, आप पढ़ सकते हैं, हमारे सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पर पड़े ही हैं। आप चैप्टर वाइज सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपके लिए जरूरी है, मैंने आपको बताया। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक क्या है हमारा, देखते हैं। मिटा दे, स्क्रीनशॉट लेना भाई, ले लो यार, ले लिया। ओके, चलो भाई, एक काम कर देना यार, मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ और मैं रात में आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, समय हो गया भाई 8 बजे है शाम के। इस समय में 8 समझते हो कितनी देर में बजते, ठंडी में मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। समय नहीं मिलता है इस वजह से यार, तो थोड़ा लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ, वो भी पढ़े, वो भी आगे बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े ना। और साथ में और क्या करना है, हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना है, करवा देना है दोस्तों से भी। ठीक है, चलो हेल्प करिए भाई हमारी भी, हम आपकी हेल्प करेंगे। अगला जो हमें पढ़ना है वो है सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स। ओके, क्या वैद्युत फ्लक्स, ध्यान से देखिए, वैद्युत फ्लक्स। अच्छा, एक काम हम अभी करेंगे लास्ट में, आपको इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं वो आपको सामने लिख करके दे देंगे। वो फार्मूले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, वो फार्मूले एक बार पढ़ लेना। न्यूमेरिकल्स के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं, मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा तब तो दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो आइए, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अरे भाई वैद्युत फ्लक्स क्या होता है ये सारा समझते हैं, ध्यान से। कोई आवेश है, ठीक है, आवेश हटाओ यार, वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है यार, आवेश होता है, उससे कुछ बल रेखाएं निकलती रहती हैं, काल्पनिक बल रेखाएं हम कह सकते हैं। ठीक है, एजम्पशन होता है ये एक तरीके से। ठीक है, और कोई बंद पृष्ठ है, इस तरह का कोई बंद पृष्ठ है। ठीक है, तो इस बंद पृष्ठ से निकलने वाली अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, वैद्युत बल रेखाओं की जो माप है, उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझो, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई बंद पृष्ठ है, इससे अभिलंबवत जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी, सो उस बल रेखाओं की माप को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। परिभाषा आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग काहे से व्यक्त करेंगे, फाई ई से व्यक्त करेंगे। फाई ई का जो फॉर्मूला है, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले, ज्यादा फालतू की नहीं। फाई का फॉर्मूला है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ओके, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। भाई वेक्टर हटाते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट का जब वेक्टर हटता है तो कॉस थीटा आता है। क्या आता है, कॉस थीटा। सो फाई ई बराबर में हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। यहां पर थीटा क्या होता है, ई और ए मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण होता है। अभी समझोगे, डोंट वरी, परेशान ना होना, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको समझा के भेजूंगा। ठीक है, आज ये चैप्टर कंप्लीट ही करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बस केवल वही डिस्कस करने वाले हैं, आपको पता ही है, नो प्रॉब्लम। ओके, आओ मैं आपको समझाता हूं। यहां पर जरा समझना एक बात, मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा भैया। कभी कभी आप डी फाई ई लिखा देखोगे। ठीक है, मार्कर में चेंज कर लेता हूं। डी का मतलब होता है यहां पर छोटा पार्ट, डी जहां पर लग जाए समझ लेना उसका छोटा पार्ट लिया जा रहा है। वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, डी फाई मतलब छोटा वैद्युत फ्लक्स, कम वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अगर मैं क्षेत्रफल को ए लिख रहा हूं तो ये पूरा क्षेत्रफल है, और अगर मैं छोटे क्षेत्रफल की बात करूंगा तो डी फाई डी ए। डी ए मतलब छोटा सा क्षेत्रफल, और सुनना डी ए मतलब छोटा सा क्षेत्रफल है। कैपिटल ए का केवल ए मतलब है बड़ा क्षेत्रफल, छोटे छोटे क्षेत्रफलों का योग बड़ा क्षेत्रफल। बड़े क्षेत्रफल को आप ऐसे तो लिखते ही हैं केवल ए, या फिर आप छोटे क्षेत्रफल जो है इसका आप क्लोज्ड इंटीग्रल ले लें तो ये भी बड़ा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे डी इंटीग्रल डी ए लिखें या फिर केवल ए लिखें, बात वही है भाई। ठीक, जैसे अगर मैं लिखूं डी फाई ई तो ये क्या है, छोटा सा वैद्युत फ्लक्स।
ये भैया वैद्युत फ्लक्स है फाई ई, ये छोटा सा वैद्युत फ्लक्स है। और अगर मैं लिख दूं केवल फाई ई तो ये बड़ा वैद्युत फ्लक्स है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। या फिर मैं अगर फाई ई ना लिखता हूं, डी फाई ई के साथ में ही मैं क्लोज्ड इंटीग्रल लगा देता हूं, तो इसका मतलब भी हो गया बड़ा वैद्युत फ्लक्स। इस डी फाई ई को हम केवल फाई ई फिर लिख सकते हैं। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये आप छोटी छोटी बातें आप जानते हैं तो आपके लिए फिजिक्स बहुत हलवा हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने हमसे पढ़ा होगा आपको ये सारी बातें पता भी होंगी यार, पता होंगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, वैद्युत फ्लक्स आपने समझ लिया। वैद्युत फ्लक्स क्या है मैंने ये बताया। क्या मैंने बताया कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला फाई ई बराबर में वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो आता है कॉस थीटा। सो ई ए कॉस थीटा, नो प्रॉब्लम। ओके, अगर मैं यहीं पर ऐसे लिखूं, यार कैसे लिखूं, इधर अगर मैं डी फाई ई की बात करूंगा तो ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अगर मैं छोटे से फ्लक्स की बात करता हूं तो छोटा सा फ्लक्स क्या होगा, छोटे से क्षेत्रफल से गुजर रहा होगा, तो क्षेत्रफल को छोटा लेना पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र वही रहेगा, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन नहीं, ठीक है। सो ये क्या होगा, डी फाई ई जो होगा छोटा सा फ्लक्स छोटा सा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते भाई, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स आप जान गए हैं, अगर लिखना चाहते होंगे तो लिख भी लिए होंगे। पेन कॉपी लेकर के बैठो, जो मन में आए वो लिख लो, ठीक है। चलो वैद्युत फ्लक्स समझ गए, चलो इसको मिटा दे। वैद्युत फ्लक्स के बाद में एक चीज और यार देखनी है, जो आपको देखनी है वो घनकोण। मैं घनकोण मतलब आपको केवल फार्मूला जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, ठीक है। घनकोण क्या होता है भाई, घनकोण किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। कहानी खत्म है, टेंशन खत्म है। गोले का पृष्ठ जो होगा वो गोले के केंद्र पर जितना कोण बनाएगा वही घनकोण होगा। अब जरा ध्यान से देखो, मान लिया एक गोला है, गोले की बात कर रहा हूं मैं, वृत्त की नहीं, वृत्त नहीं है, गोला। गोला मतलब गेंद, वृत्त मतलब चूड़ी। चूड़ी और गेंद में समझ में अंतर तो पता ही होगा। तो गोला मतलब गेंद, गेंद का छोटा सा एक क्षेत्रफल ले लिया मैंने, और वो क्षेत्रफल उस केंद्र पर जितना भी कोण अंतरित करेगा, मान लिया एक छोटा सा क्षेत्रफल इस गेंद का ले लिया, ये क्षेत्रफल इसके केंद्र पर जो भी कोण अंतरित करेगा ये कोण क्या कहला जाएगा, घनकोण कहा जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है, ओके। और घनकोण को भैया हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। किससे, ओमेगा से। किससे, ओमेगा से। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं छोटे सा क्षेत्रफल लिया हूं तो छोटा सा घनकोण होगा जिसे हम डी ओमेगा से व्यक्त करेंगे। डी ओमेगा का जो सूत्र होगा वो आप याद कर लीजिए, फालतू की बातें सब छोड़ो। डी ओमेगा बराबर में होगा डी ए कोस थीटा अपान आर स्क्वायर। अगर मैं केवल ओमेगा कहता हूं तो ए कोस थीटा अपान आर स्क्वायर। डी ए बोला तो डी ओमेगा, छोटा क्षेत्रफल सॉरी छोटा सा घनकोण तो छोटा सा क्षेत्रफल भी लेना होगा, ठीक है। तो डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये आप याद रखिए। पहली बात तो ये आपको याद होना चाहिए, और भैया याद रखिएगा, ठीक है। इसको आपने याद कर लिया, चलो याद कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। घनकोण क्या हो गया है, अभी मैंने बता दिया है। घनकोण हो गया है डी ओमेगा बराबर में डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। घनकोण आप जान गए हैं, और मैंने परिभाषा इसकी क्या बताई है, गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, एक बार पूछा जा चुका है, मैंने बता दिया। इसका मात्रक, घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है, घनकोण का, ओके। नोट कर लेना, याद करना है अगर तो, ठीक। आगे अब आपको जो जरूरत है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी गॉस की प्रमेय। क्या, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय, और गॉस प्रमेय का सत्यापन सिद्ध करना है। गॉस प्रमेय को सबसे पहले इसका कथन देखेंगे, फिर इसका सत्यापन करेंगे, और गॉस प्रमेय का एक अनुप्रयोग पढ़ना है, बस काम खत्म क्लास। अब जरा ध्यान से देखो, गॉस प्रमेय क्या होती है, ध्यान से देखना। गॉस प्रमेय बताती है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, कोई क्लोज बंद पृष्ठ है,
और बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश रखा है Q, ठीक है, तो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तो बनेगा। वैद्युत क्षेत्र बनने का मतलब यहां से बहुत सारी बल रेखाएं निकल रही होंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, तो वैद्युत फ्लक्स भी होगा। तो इसमें यह बताया जाता है गॉस प्रमेय में कि आखिर इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो गॉस प्रमेय कहती है कि किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है, जिसे हम फाई ई कहते हैं, वो कितना होता है, उस पृष्ठ के भीतर जो आवेश होता है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना? उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर में Q/ε0। यार ये याद रखो, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, गॉस प्रमेय में वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया कितना होगा, कितना निकलेगा वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से। तो उन्होंने बताया किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है वो उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। और यही गॉस प्रमेय का कथन है। नो प्रॉब्लम, बहुत आसान है, ये कथन आप नोट कर सकते हो। नोट होगा तो बहुत अच्छी बात है, पीडीएफ भी डाउनलोड करके वहां से भी पढ़ सकते हो। ओके, अच्छा, इस कथन को आप सिद्ध कैसे करेंगे, मतलब गॉस प्रमेय को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप ध्यान से देखें गॉस प्रमेय का सत्यापन। गॉस प्रमेय में क्या बताया है, फाई ई जो है वो Q/ε0 होता है। ये गॉस प्रमेय का कथन था, मैंने जो बताया, और ये उसका इक्वेशन है। इसका इस्तेमाल भी हम लोग कई जगह आगे करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या लेंगे भाई, यहां पर एक बंद पृष्ठ ले लिया है, उसके भीतर कोई आवेश ले लिया है, और आवेश में यहां पर एक बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लिया। चलो भाई, क्षेत्रफल को मैं इस मार्कर से दिखा देता हूं। यहां पे ये मैंने मान लिया एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लिया है, ठीक है, ये छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया है। इस छोटे से क्षेत्रफल को हम DA बोलेंगे। क्या बोलेंगे, DA। इसका डायरेक्शन भी हमने दिखा दिया है भैया। क्षेत्रफल, पूरे क्षेत्रफल को A बोलते हैं, छोटे से क्षेत्रफल को केवल DA बोलते हैं। ओके, साथ ही में इसकी जो दूरी है यहां से और इसकी दूरी, इसको हम R लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, R। तो दूरी है R। मैंने यार ये दोनों, चलो ये दूरी हम डॉट डॉट से दिखा रहे हैं, इसकी दूरी है R, ठीक है। ओके, अब हम यहां पर आपको क्या ज्ञात करना, फ्लक्स आपको निकालना है। फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, फाई ई, या फिर छोटा सा क्षेत्रफल लिया है तो फ्लक्स भी छोटा ही निकल रहा होगा, तो फाई ई ना कह करके हम डी फाई ई कहेंगे, ठीक है। डी फाई ई बराबर में क्या होगा भाई, सो अभी हमने बताया था ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। यहां पर थीटा क्या है, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये होगा और इनके बीच का एंगल है थीटा, ई और डी ए के बीच का एंगल थीटा। ओके ओके, अब जरा ध्यान से देखो यार, तुम्हें यहां पर करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है ये आप ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र आपको निकालना है। अगर आप डी फाई को ज्ञात करना चाहते हो, वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे, किसी भी आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था जब शुरुआत में, E बराबर में होता है किसी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र 1/4πε0 इंटू में Q/r²। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला किसी बिंदु आवेश के कारण। ओके, तो हम ये फार्मूला यहाँ पे भी लगा देते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q/r²। तो ये हम यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि दूरी r ही है तो r² ही रहने वाला है, कोई अंतर नहीं। आवेश Q है तो Q ही रहने वाला है। 1/4πε0 तो कांस्टेंट होता है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो E की जगह पर हम ये वैल्यू रख देते हैं, क्या, डी फाई ई बराबर में E की जगह पर 1/4πε0 इंटू में Q/r² और इंटू में क्या है, DA cos थीटा। अच्छा यार, अभी मैंने कुछ तुमको बताया था और घंटी बजनी चाहिए। अब की बात 2QL वाली घंटी नहीं है, ध्यान से देखो। अभी मैंने बताया था कुछ डी ओमेगा का सूत्र, क्या बताया था, DA cos θ/r²। यार तुम्हें दिख रहा है क्या, DA cos थीटा ऊपर दिखा, नीचे r² इधर कर लें तो वो डी ओमेगा लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो डी फाई ई बराबर में क्या हो जाता है, तो यार हम Q को इधर करते हैं तो Q/4πε0 इंटू में
डी ए कोस थीटा के बटे में आर स्क्वायर कर दिया और इसको हम डी ओमेगा लिख लेंगे भाई। तो ये लिखिए डी फाई ई बराबर में क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ओमेगा। ये यार हमने क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकाला है। किसके कारण? इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। लेकिन हमें पूरे पृष्ठ से, इस पूरे पृष्ठ को संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालो अगर आप, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स मैंने बताया था छोटे के लिए हमने निकाल लिया है। और सबसे पहले हमेशा हम छोटे पार्ट का निकालते हैं, बाद में बड़े पार्ट का निकालते हैं। और बड़े पार्ट का वैद्युत फ्लक्स क्या होता है मैंने बताया था, इसका आप छोटे पार्ट का वैद्युत फ्लक्स ये है और ये हो गया इसके बड़े पार्ट का वैद्युत फ्लक्स। मतलब छोटे पार्ट का वैद्युत फ्लक्स क्या था, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ओमेगा, और ये हो गया इसके बड़े पार्ट का वैद्युत फ्लक्स। क्या मैं डी फाई ई को केवल फाई ई लिख सकता हूं? क्लोज्ड इंटीग्रल लगा है इसलिए ये बड़ा वैद्युत फ्लक्स हो गया, केवल फाई ई लिख लिया। ओके, यहां पर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर कर दो आप, क्योंकि ये नो चेंज वाली वैल्यू है, बदलने वाली नहीं है। क्लोज्ड इंटीग्रल के भीतर केवल डी ओमेगा रखिए भैया। डी ओमेगा ये क्या था, छोटा सा घनकोण। इंटीग्रल डी ओमेगा मतलब संपूर्ण घनकोण, बड़ा घनकोण। और याद रखना संपूर्ण घनकोण, मैंने आप भूल गया था मैं बताने को, संपूर्ण घनकोण जो होता है वो होता है 4 पाई। जब भी आप संपूर्ण घनकोण की बात करेंगे तो आप वैल्यू रखेंगे उसका 4 पाई। तो भैया संपूर्ण घनकोण कितना होता है, 4 पाई, यहाँ पे रख दो 4 पाई। तो क्या बनेगा, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ओमेगा, और इंटीग्रल लगा है तो ये बन गया संपूर्ण घनकोण, जिसे हम 4 पाई लिखेंगे। 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट होगा तो आपके पास जो बचेगा वो होगा फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और भैया यही गॉस प्रमेय थी जो हमने सिद्ध कर दी है, सत्यापित कर दी है। ठीक है, बहुत आसानी से आपको ये समझ में भी आ गया होगा। बहुत इजी है, बहुत जरूरी है इसको समझना, क्योंकि आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, तैयार कर लेना। ठीक है, और मैंने, अगर आप हमारा पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए आप, चैप्टर नंबर 1 की मैंने प्लेलिस्ट की वो दे दी है, आपको लिंक दे दी है, उस पर जाइए, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप चैप्टर नंबर 1 के सारे वीडियोस, हर टॉपिक का वीडियोस मेरे पास है, पढ़िए आराम से। लेकिन ठीक है यार, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से इसी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और तैयार करके जाना है आपको। इसी का अनुप्रयोग, इसका अनुप्रयोग, ठीक है, गॉस प्रमेय का एक अनुप्रयोग जो आपके लिए बहुत जरूरी है तैयार करना। और वो अनुप्रयोग क्या है तो मैं बताता हूं भाई, बताऊंगा ना, मैं ही बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अनुप्रयोग है किसी अनंत लंबाई के आवेशित तार, या सॉरी परिमित लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? परिमित लंबाई के परिमित लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये हमें डेरिवेशन करना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं भाई, फालतू की मैं बात नहीं कर रहा। और 1 मिनट में देख लेता हूं यार कि आखिर कितना समय हो गया है हमें पढ़ाते पढ़ाते। 50 मिनट हो चुके हैं भैया। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको खत्म करके दूंगा। ठीक है, परिमित लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भैया हमें करना है तो करना है। चलो क्या करते हैं, सबसे पहले एक परिमित लंबाई का आवेशित तार लेंगे। ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, आपकी मर्जी है। मैं अक्सर ऐसे लेता हूं, आप ऐसे तार रख लो, आपकी मर्जी, आप जैसे भी रखना चाहें। ठीक है, चलो कैसे ले लें बताओ, ऐसे ले लें, ऐसे ले लेते। ठीक है, एक तार है, ये मैंने तार ले लिया। ठीक है, इस तार को क्या करना है, आवेशित करना है, मतलब इसको आवेश दे दो। मैंने इसको आवेश दे दिया। ठीक है, कितना आवेश दे दिया, Q आवेश दे दिया। और इस तार के पास में कोई बिंदु हमने चुन लिया P, और हमने कहा इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा इस आवेशित तार के कारण। कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम गॉस प्रमेय का थोड़ा सा सहारा लेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए।
हम क्या करते हैं, ये दूरी कितनी है इस तार से इस बिंदु की, मान लेते हैं r। तो r त्रिज्या का हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ले लेंगे। बस क्या करेंगे, हमने r त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। कल्पना मात्र करेंगे, वास्तव में हमने कोई पृष्ठ नहीं लिया है, एक कल्पना की है कि एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है r त्रिज्या का। ठीक है, ये हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ले लिया। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। यहां पर बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस गॉसियन पृष्ठ के कितने पृष्ठ हैं, एक तो ये जो वक्र पृष्ठ होगा, जैसे ये बेलन है यार, सुनो ये मार्कर बेलन टाइप है, तो एक ये पृष्ठ जिसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, और दो समतल पृष्ठ होते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले नीचे वाले। ठीक है, तो एक ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा, वक्र पृष्ठ पर भी कोई एक बिंदु ले लो। ठीक है, इस एक समतल पृष्ठ पर कोई एक पृष्ठ ले लो, छोटा सा क्षेत्रफल ले लो, और इस पृष्ठ पर भी एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लो, आपकी मर्जी। ठीक है, तीन जगह पृष्ठ लिए। इस पृष्ठ की दिशा भैया, अगर मैं कहूं यहां पर जो क्षेत्रफल लोगे इसकी दिशा ये होगी, ये वाला अगर क्षेत्रफल लोगे ऊपर वाला तो इसकी दिशा ये होगी, तो इस वाले क्षेत्र की दिशा जो होगी वो इस तरह से होगी dA। और यार आवेश प्लस का है, तो प्लस के कारण आवेश जो है वो बाहर की ओर ही होता है, मैंने बताया था, वैद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर होगा। E और dA सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच का कोण क्या होगा भाई, 0 होगा। नो प्रॉब्लम, समझ गए। अब मैं इस वाले पृष्ठ की बात करूं, इस वाले पृष्ठ की बात करूंगा, तो यहां पर जो पृष्ठ है, जरा ध्यान से देखो, बेलन ऐसे रखा है, यहां पर जो पृष्ठ है वो इसका डायरेक्शन है ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये है dA का डायरेक्शन, क्षेत्रफल की दिशा। और यहां पर आवेश इधर प्लस है, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, ये है वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन। यहां पर जो एंगल है इन दोनों के बीच का वो है 90 डिग्री, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहां पर भी आते हैं, यहां पर अगर आप क्षेत्र देखोगे तो नीचे की ओर है, ये क्षेत्र का डायरेक्शन है, और यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र देखोगे इसी डायरेक्शन में, आवेश ये है तो बाहर की ओर होगा। यहां पर भी एंगल है 90 डिग्री। जहां पर एंगल 90 डिग्री हो वहां पर समझ लो वैद्युत फ्लक्स, वहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होता है। क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि फाई ई बराबर में होता है EA cos थीटा। अगर मैं d फाई ई कहता हूं तो DA cos थीटा। थीटा यहाँ पर 90 रखोगे, और जैसे cos 90 रखोगे, cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, और जब 0 की EDA के साथ गुणा होगी तो पूरा 0 हो जाएगा। तो जहां पर 90 डिग्री आ जाए एंगल, समझ लो वहां पर जो फ्लक्स होगा वो भाई 0 होगा, अगर E और DA के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो यहां से फ्लक्स गुजरेगा नहीं, यहां से फ्लक्स गुजरेगा नहीं, केवल फ्लक्स जो गुजरेगा केवल इसके वक्र पृष्ठ से ही गुजरेगा, हर तरफ से। तो मुझे इसके केवल फ्लक्स निकालना है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो हम फ्लक्स निकालते हैं, कुल फ्लक्स फाई छोटा, पहले छोटा फ्लक्स। ठीक है, d फाई ई क्या होगा, इसका सबका योग करो, तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। ठीक है, और इनका जब लेंगे तो वेक्टर E डॉट वेक्टर EA लेंगे, लेकिन यहां पर चलो वेक्टर साथ में हटा देते हैं, EDA cos थीटा, इसका हो जाएगा ना यहां से गुजरने वाला cos थीटा, थीटा की जगह पर भी 0 रख देते हैं। समझ पा रहे हैं ना, यहां से गुजरना EDA cos थीटा, तो फार्मूला ही होता है d फाई ई का, EDA cos थीटा, लेकिन थीटा यहां पर 0 है तो 0 रख दो ना। प्लस अगर यहां वाले की बात करेंगे, इनको भी जोड़ लो भाई तीनों को, तो इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, EDA cos 90, ये वाला हो गया। नीचे वाला ले लो, EDA cos 90, क्योंकि यहां पर भी 90 है भैया, cos 90 ये 0 हो जाएगा, ये 0, मतलब ये वाले दोनों 0 हो जाएंगे, मतलब नहीं है, मैंने दिखा दिया बस आपको। ठीक है, सो d फाई ई बराबर में क्या होगा, EDA cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है, मतलब ही नहीं रहा, 1 की गुणा हो जाएगी तो 1 ही रहेगा। ठीक है, मतलब EDA ही रहेगा। तो ये फ्लक्स हमने निकाला किसके कारण भाई, जरा बताओ किसके कारण। ये जो फ्लक्स है वो है केवल इस छोटे से क्षेत्रफल के कारण। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण फ्लक्स कितना होगा। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए हमने बताया था, जब छोटे के लिए हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद बड़े के लिए हम इंटीग्रल लगा लेंगे हमेशा। तो मैंने लगा लिया इंटीग्रल d फाई ई, क्या क्लोज्ड इंटीग्रल d फाई ई बराबर में क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर E इंटू वेक्टर, सॉरी वेक्टर नहीं लगाते, वेक्टर तो हटा चुके थे कॉस्ट लगा के, EDA। ठीक है, E बाहर कर दो, इसको हम केवल फाई ई लिख सकते हैं क्या, मैंने अभी बताया था आपको। इसको E आप बाहर करिए, क्लोज्ड इंटीग्रल dA। इतना याद रखना, इंटीग्रल के भीतर वही चीज रहेगी जिसमें D लगा होगा बस। ठीक है, dA का मतलब क्या था, ये छोटा सा वक्र पृष्ठ, मैंने इस वक्र पृष्ठ का छोटा सा पार्ट लिया था, वो था dA। अब मैंने इंटीग्रल dA का मतलब है अब संपूर्ण वक्र पृष्ठ। अब ये पूरा वक्र पृष्ठ, पूरे वक्र पृष्ठ को भैया क्या कहते हैं,
पूरा वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h). क्या होता है, 2πr(h). तो फाई ई की जगह पर हमें लिखना क्या यार, एक्चुअल में ध्यान से देखना, फाई ई की जगह पर रखना है 2πr(h), लेकिन यार h नहीं लिखते हैं क्योंकि इसकी लंबाई हम मानते हैं l। तो अगर लंबाई l है तो h मतलब उसकी लंबाई ही तो हुई, l रखेंगे तो 2πr(h) नहीं rl। ठीक है, अब यहां पर गॉस प्रमेय लगाएंगे। गॉस प्रमेय क्या कहती है, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय कहती है कि फाई ई बराबर में क्या होता है, अभी हमने देखा गॉस प्रमेय का इक्वेशन, फाई बराबर में q अपान एप्सिलॉन नॉट, यही तो फाई ई की जगह पर गॉस प्रमेय की सहायता से हम q अपान एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, फाई ई की जगह पर रख दिया, बराबर में e इंटू में 2πrl। हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम बोलते हैं e, तो 2πrl को इधर बटे में कर दो। ठीक है, मैं यहाँ मिटा देता हूँ, इसे समझाने के लिए क्या था। सो e बराबर में क्या आ जाएगा, q के अपान एप्सिलॉन नॉट तो है ही, अपान में भैया 2πrl भी आएगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये होता है 1/2π एप्सिलॉन नॉट, अलग कर दो, इंटू में 2π एप्सिलॉन नॉट r भी चलो अलग कर देते हैं, या q अपान l और r अलग कर दिया। ठीक है, इस तरह से कर दिया यार। ध्यान से देखो, q अपान l क्या होता है, आवेश, रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम लैम्डा से कहते हैं यार। किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं यार, याद कर लो ये। ठीक है, तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। फार्मूला इसे लैम्डा से व्यक्त करें, लैम्डा बराबर में q अपान l होता है। q होता है आवेश और l होता है उस तार की लंबाई। तो q अपान l क्या है, ये तो लैम्डा कहा जाएगा, तो इसको आप लैम्डा के लिख दीजिए। सो 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू में लैम्डा अपान r हो गया। अब यार 1/4π एप्सिलॉन नॉट अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ से 2 से गुणा कर दो, यहाँ भी 2 से गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 लैम्डा अपान r। तो आप ऐसे फार्मूला लिखो या ऐसे फार्मूला लिखो, नो प्रॉब्लम। और ये हमारा डेरिवेशन हो गया, बस यही फार्मूला था परिमित लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ ही नहीं सकते आप, इसको तो आपको तैयारी करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद में मैं छोटी छोटी 2 बातें बताता हूं और फिर क्लास को खत्म करता हूं। डोंट वरी, बस थोड़ी देर और। भाई देखो, क्लास अगर पसंद आई है तो यार शेयर कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके कर रहा हूं। ये क्लासेस शुरू मैंने की है, ठीक है, तो भाई हेल्प करना तो बनता है ना। ठीक है, हेल्प करिए, आप मेरी और मैं आपकी। ठीक है, सुनो, अगर मैं कह दूं 2 प्लेटें हैं भाई, 2 प्लेटें हैं, ठीक है, दोनों प्लेटें आवेशित हैं, एक धनावेशित है फिर एक ऋणावेशित है। 2 प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर रखी हैं, एक धनावेशित प्लेट है, एक ऋणावेशित प्लेट है, एक पर माइनस का आवेश है, एक पर प्लस का आवेश है। ठीक है, आवेश बराबर मात्रा में, मान लिया इस पर भी क्यू आवेश है लेकिन प्लस का, और इस पर भी क्यू आवेश है माइनस का। ठीक है, तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, इसके लिए मैं डेरिवेशन नहीं करने वाला हूं। ठीक है, डेरिवेशन में नहीं करने वाला, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आगे जरूरत पड़ने वाली है इसकी, इसलिए। ठीक है, ये डेरिवेशन ज्यादा जरूरी भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सुनो, करना क्या है, इन दोनों, जैसे ये 2 प्लेटें हैं ऐसे रखी हैं, इस पर प्लस का आवेश है, इस पर माइनस का आवेश है, दोनों एक दूसरे के समांतर रखे हैं, तो इनके बीच में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर में सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है और सिग्मा बराबर में होता है Q अपान A। जैसे अभी मैंने रेखीय आवेश घनत्व बोला, लैम्डा बराबर में Q अपान L था। लंबाई पर जब आवेश वितरित होता है तो L कहते हैं Q अपान L। जब क्षेत्रफल पर आवेश वितरित होता है तो हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे हम Q अपान A कहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप ऐसे सिग्मा को अगर हम Q अपान A लिखें तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है किन्हीं 2 प्लेटों के बीच, एक धनावेशित हो एक ऋणावेशित हो, तो उनके बीच में लगने वाले उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होगा E बराबर में Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा भैया। और अगर केवल एक प्लेट हो, मान लीजिए जैसे एक प्लेट ये है, ठीक है, तो इस प्लेट, ये आवेशित प्लेट है जिस पर आवेश है Q, तो इस प्लेट के पास में R दूरी पर, R दूरी या कहीं पर भी कोई दूरी नहीं है, ठीक है, निश्चित दूरी नहीं है, इस प्लेट के कारण इस प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ना, यहां पर किसी एक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी Q अपान 2A एप्सिलॉन नॉट।
या फिर इसी को हम सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा तो एक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी तो केवल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये सूत्र याद रखिएगा बस। ये डेरिवेशन भी करवाया जाता है, मैंने करवाया है, मैंने चैप्टर नंबर 1 का जो प्लेलिस्ट दिया है, लिंक दिया है आपको, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, वहाँ पर आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। लेकिन ये डेरिवेशन ज़्यादा जरूरी नहीं है तो इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, बस ये फार्मूला ज़रूरी है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग कई बार करेंगे न्यूमेरिकल्स में भी और आगे चैप्टर्स में भी इसका इस्तेमाल होगा अगले चैप्टर में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो चैप्टर नंबर 1 का जो मेन पार्ट था, जो आपके लिए बहुत जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया है, कंप्लीट करवा दिया है। आपको समझ में भी आया होगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। भैया स्क्रीनशॉट ले लो यार, मैंने उसका स्क्रीनशॉट शायद नहीं लेने दिया है, मैं भूल जाता हूँ अक्सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन भाई हमारा भी सपोर्ट आप करते रहिए, मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको तैयार करवाऊंगा, पूरी की पूरी फिजिक्स और मैथ की भी क्लास में लेके आऊंगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेने का, हम आपके साथ हैं और हम दोनों, मतलब हम और आप मिलकर के इस एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करने वाले हैं, जो आपका 3 मार्च को है शायद, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है, तो उसकी तैयारी हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, किसी भी बोर्ड से हो आप यार, यूपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, हर बोर्ड के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट थे और रहेंगे। आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ भाई जरूर शेयर कर दो यार, वो भी आए, वो भी, क्योंकि आपको हमें भी सपोर्ट करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ओके।